हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो के अंदर हम BEG LA 138 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए किसी भी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर या नोट्स को परचेज करना है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबसाइट पे जा सकते हो और यहाँ पे सर्च बार में आपको अपना सब्जेक्ट कोड टाइप करना है एंड उसके नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स आपको जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप उसे परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वायरीज रहेंगी तो आप वेबसाइट पे व्हाट्सएप के आइकन पे जाके या फिर डायरेक्टली इस नंबर पे ऑन व्हाट्सएप आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नोट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बट स्टिल अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप हमारे ओल्डर वीडियोज़ को भी देख सकते हो। BEG LA 138 के कुछ मेरे पुराने वीडियोज़ भी हैं जहां से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो आपका अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन होता है। तो अनसीन पैसेज को जैसे आपको वहीं पे ही करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले उसको 2 टाइम्स ना आप रीड कर लो। मतलब जब आपने पहली बार उसको रीड किया है तो वहां से आपको उसका एक जनरल आइडिया लग जाएगा। फिर उस जनरल आइडिया के बाद जब आप दूसरी बार उसको पढ़ रहे हो ना तो दूसरी बार में क्या होगा कि आप कुछ कीवर्ड्स वगैरह अंडरलाइन कर लो। फिर आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को रीड कर लो और फिर आप आंसर्स को लिखोगे। तो आंसर्स में आपको कोई भी गेस वर्क नहीं करना। ठीक है, सिंपली बस आपको क्या करना है कि जो पैसेज के अंदर गिवन है ना आंसर, आपको वही आंसर लिखना है। एज इट इज आप समटाइम्स लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपने खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन आंसर आपका क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो अनसीन पैसेज है वो तो इजिली हो जाएगा। फिर अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लास्ट में आपका डायलॉग राइटिंग होगा। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपको जनरल एम बताने हैं जब भी हमें किसी के अंदर रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना है। किसी के अंदर भी जब हमें रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना है तो कौन कौन सी चीजें हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं, यानी कि हम उस इंडिविजुअल को क्या बनाएंगे, प्रोफिशिएंट बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे और एक क्रिटिकल रीडर बनाएंगे। तो रीडिंग स्किल्स का एम क्या होता है कि पहला एम होता है कि कॉम्प्रिहेंशन को हमें समझना है, जो भी एक टेक्स्ट का मीनिंग है वो हमें पता चल जाए। साथ ही साथ उसमें जो वोकैबलरी है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ये सब हम समझ पाए तो हम एक एफिशिएंट रीडर बनते हैं। फिर हमें डेवलप करनी है रीडिंग एफिशिएंसी, यानी कि स्पीड पे और टेक्निक पे काम करना पड़ता है, स्किमिंग और स्कैनिंग पे काम करना पड़ता है। स्किमिंग और स्कैनिंग क्या होता है वो जनरल में लास्ट में एक क्वेश्चन है उसमें आपको बता दूंगी। फिर उसके बाद सिंपली कॉम्प्रिहेंशन को रीड नहीं करना है, यहाँ पे एक और एबिलिटी डेवलप हो जाती है जहाँ पे हम उस चीज को एनालाइज कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन को इवेलुएट कर पाते हैं। तो जो रीडर्स हैं वो फैक्ट एंड ओपिनियंस के बीच में फर्क करना सीखते हैं और यहाँ पे रीडिंग स्किल्स हमें एक इंडिपेंडेंट लर्नर बनाती हैं। तो अगर हम किसी के अंदर कल्टीवेट करते हैं रीडिंग स्किल्स को तो वो एम्पावर करता है उस इंडिविजुअल को कि वो नॉलेज को एक्वायर कर सकता है अपने आप, मतलब वो इंडिपेंडेंट बन जाता है, उसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग का सपोर्ट मिलता है, उसको एकेडमिक सक्सेस मिलता है, प्रोफेशनल सक्सेस मिलता है। सो ओवरऑल जो एक एसेंशियल एम है आपके रीडिंग स्किल्स का वो ये है, कल्टीवेट करना एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स रीडिंग, इंडिविजुअल्स को एनकरेज करना। ठीक है, इस तरीके से आपके ये 4-5 पॉइंट्स हो जाएंगे जो कि आप इसमें बताओगे, जनरल एम्स ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं जब हम किसी बुक को चूज करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए। इसको मैं लास्ट में करवाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ना आंसर में कुछ मिस्टेक हो गई है। तो ये वाला क्वेश्चन हम पहले करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड एंड थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। जब हम किसी पैराग्राफ या चैप्टर को समराइज करते हैं, उसकी समरी लेते हैं, तो क्या होता है कि जब हम समराइज करते हैं तो पूरे चैप्टर का एक तरीके से डिस्टिलेशन कर रहे हैं, एक टेक्स्ट डाउन निकाल रहे हैं, उसका जो कोर मीनिंग है वो समझ रहे हैं। साथ ही साथ ऑथर ने जो ओरिजिनल मीनिंग दिया है हमें उसको भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ओवरऑल ये आपका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, फॉर अ पैराग्राफ आप उसको एक बार रीड करते हो, आपको जनरल आइडिया मिल जाता है। दूसरी बार में आप उसमें उसको हाईलाइट करते हो, मेन टॉपिक्स को अंडरलाइन करते हो। किसी चैप्टर में आप स्किमिंग के द्वारा शुरू कर सकते हो, मतलब पहले हेडिंग सब हेडिंग्स वगैरह आपने पढ़ ली, देन फिर आपने पूरा चैप्टर रीड किया। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, चैप्टर के लिए स्किमिंग होता है और पैराग्राफ के लिए आप उसको पूरा एक बार पढ़ लो तो आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा। देन आपका थीसिस शुरू होता है। यहाँ पे क्या करते हो, आप उसका जो मेन आइडिया है उसे आइडेंटिफाई करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो।
कोई भी जो टॉपिक्स हैं वो सेंटेंस में निकालते हो, किसी चैप्टर के अंदर आप खुद से पूछते हो कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट मेन पॉइंट ऑफ द ऑथर, जो कि हमें इसके साथ क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ऑथर हमें बताना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझते हो कि जब भी मैं किसी पैराग्राफ या किसी चैप्टर को क्या कर रही हूँ, समराइज कर रही हूँ, तो वहां पे पहला जो मेरा स्टेप है वो क्या है, एक्टिवली मैं उसको रीड करूंगी, फिर उसका जो मेन आइडिया है मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगी, फिर जो एसेंशियल डिटेल्स होंगी मतलब आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंसेस, उन सबको पिकअप करते हुए छोटे छोटे डिटेल्स, अब हर एक डिटेल नहीं ले सकते हम, तो कुछ माइनर डिटेल्स को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, जो भी रिपीटेटिव एक्सप्लेनेशंस है हम उन्हें इग्नोर करेंगे। सब कुछ समरी में तो नहीं लिख दोगे ना, तो कुछ चीजें आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो, और केवल जो उसका क्रूशियल आर्ग्यूमेंट होता है, एविडेंसेस होते हैं, जो मेजर प्लॉट के पॉइंट्स होते हैं, आप सिर्फ उससे ही समरी के अंदर लेते हो। सो यू हैव टू पुट द ओरिजिनल टेक्स्ट अवे एंड राइट आउट द मेन पॉइंट्स यूजिंग योर सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी। तो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट को क्या करना पड़ता है, उसको साइड रखना पड़ता है, और फिर उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना उनको अपने सेंटेंसेस में लिखना पड़ता है। तो ये होती है आपकी समरी। यू कैन कंपेयर योर समरी ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ, आप उसे कंपेयर कर सकते हो, लास्ट में एक्यूरेसी के लिए चेक कर सकते हो, और आपको यहाँ पे ये इंश्योर करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि कहीं आपने अपने खुद के ओपिनियंस तो ऐड यहाँ पे नहीं कर दिए हैं, और अगर आपने एक्सेस वर्ड्स को लिख दिया तो एट लास्ट यू कैन डू सम काइंड ऑफ ट्रिमिंग, ताकि आप उसको क्रिप्स बना सको और कॉन्साइज बना सको। तो ये आपके 5 पॉइंट्स हो जाते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स हैं जब भी जो हमें अपने दिमाग में रखने हैं, जब भी हम किसी पैराग्राफ को या चैप्टर को क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। तो समरी के अंदर हमें ऑब्जेक्टिव रहना है, हमें खुद के कोई भी ओपिनियंस का यूज नहीं करना, ओरिजिनल फोकस रहेगा। ठीक है, जो मतलब आपका ओरिजिनल कंटेंट है उस पर आपको इंटैक्ट रहना है। ओके, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑथर ने जो मीनिंग दिया है उसको वैसे ही प्रेजेंट करना है, किसी भी इनकरेक्ट वे में आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। आप ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि हाउएवर, फर्दरमोर, कॉन्सिक्वेंटली, ये क्या होते हैं, आपके ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। तो समरी लिखते वक्त आप ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज कर सकते हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि समरी आपका जो है वो ब्रीफ होना चाहिए। ठीक है ना, ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसका 10 से 25% ही उसमें समरी में होना चाहिए। फिर आपको बताना है इंटरप्रिटेटिव और इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। तो ये आपकी एबिलिटी होती है टू रीड बिटवीन द लाइंस, इट गोज बियॉन्ड लिटरल कॉम्प्रिहेंशन विच इज मेयरली आइडेंटिफाइंग टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग। यानी कि जब हम किसी भी पैसेज को इस तरीके से स्टडी करते हैं ताकि हम उसका जो डीपर मीनिंग है, ठीक है, हम क्या समझ सकें दोस्तों, उसका डीपर मीनिंग समझ सके ना, तो वो आपका इंटरप्रिटेटिव और इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आता है। तो जब भी आप इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन यूज कर रहे हो तो आप कंबाइन कर रहे हो लिटरल वर्ड्स को पेज पे विद योर प्रायर नॉलेज, जो आपको पहले से भी पता है। तो इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या कर रहे हो, फिगर आउट कर रहे हो अल्टीमेट आउटकम, किसी भी सिचुएशन का जो फाइनल आउटकम निकलता है, कॉन्क्लूजन्स को ड्रॉ करना। मतलब कि जब आपने रीड किया कोई भी टेक्स्ट तो आप एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो। ठीक है, आप ऑथर का जो एटीट्यूड है, उसकी टोन है, उसका बायस है, सरकाज़म है, आयरनी, इन सब चीजों को समझ पा रहे हो। तो ये सारे के सारे आपके इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आप कंक्लूजन को ड्रॉ करते हो, सब टेक्स्ट को रीड करते हो, कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है आप उसको समझ पाते हो, एक लिंक आप यहाँ पे स्टैब्लिश कर पाते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आप कैरेक्टर्स के मोटिवेशंस, उनकी फीलिंग्स को समझ पाते हो, और लास्ट में क्या होगा मतलब आउटकम भी आप प्रिडिक्ट कर पाते हो, एंटिसिपेशन आपका इसमें बढ़ जाता है। तो एक सिंपल एग्जांपल है, लाइक एज अ टीचर हैंडेड बैक द ग्रेडेड एग्जाम, Sarah looked down at her paper, her face flushed red and she quickly shoved the sheet into the bottom of her backpack. तो यहाँ पे देखो लिटरल मतलब क्या है, लिटरल मतलब समझो जो वो कह रहा है वो उसका लिटरल मतलब है। तो सारा अपने एग्जाम गॉट हर एग्जाम बैक, उसका फेस लाल हो गया और उसने पेपर अपने बैकपैक में रख लिया। बट इन्फ्लुएंशियल कॉम्प्रिहेंशन क्या कह रहा है, हमें इसका जो डिटेल मीनिंग है हम इसका वो समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सारा ने मे बी उसके पुअर एग्जाम्स में नंबर आए होंगे, उसको एम्बेरस फील हो रहा है, वो अपसेट है। ठीक है, बट टेक्स्ट ने नहीं बोला कि वो फेल हो गई है, बट हमने समझा, खुद से समझा।
तो दिस इज इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन, जहां पे हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लाइन को जब पढ़ते हैं तो अपने खुद के कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं अपनी प्रायर नॉलेज के माध्यम से, अपने लॉजिक और अपने इंट्यूशन के माध्यम से, एंड यही होता है आपका इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। ओके, फिर आपको बताने हैं कॉम्प्रिहेंशन के अलग अलग लेवल। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई एक सिंगल यूनिफॉर्म स्किल नहीं होती है, बल्कि इसके मल्टीपल लेवल्स होते हैं। तो एजुकेटर्स और रिसर्चर्स जो हैं इसके 4 लेवल्स बताते हैं। सबसे पहले होता है लिटरल, यानी जो सरफेस लेवल है, बेसिक लेवल है। यहाँ पे रीडर्स रीड करता है जनरली, बिटवीन द लाइन्स यहाँ पे रीड नहीं किया जाता, मतलब सबसे इजी वाला। यहाँ पे क्या क्या होगा, पहले मेन कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगा, सेटिंग को समझेगा और डेट्स एंड स्टैटिस्टिक्स को समझेगा। तो कोर क्वेश्चन रहेगा व्हाई डिड द ऑथर, व्हाट डिड द ऑथर से, ये उसका कोर क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे अगर टेक्स्ट है जॉन वोर अ हैवी येलो रेनकोट बिकॉज इट वाज पोरिंग आउटसाइड, तो यहाँ पे जो लिटरल अंडरस्टैंडिंग है कि जॉन ने का कोट येलो था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो कोई भी हिडन मीनिंग यहाँ पे आप नहीं निकालते हो। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं लिटरल कॉम्प्रिहेंशन, उसको एज इट इज समझना। दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल, जैसे इन्फ्रेंशियल रीडिंग वाला मैंने आपको बताया था, जहां पे आप बिटवीन द लाइन्स पढ़ते हो कि व्हाट डिड द ऑथर मीन बाय व्हाट दे सेड यूजिंग द सेम सेंटेंस अबाउट जॉन, एंड इन्फ्लुएंशियल रीडर कंक्लूड कर लेगा कि शायद से वो बाहर जाने वाला है और वो सूखा रहना चाहता है। तो ये हमने क्या करा कि उसके पीछे जो छिपी हुई जानकारी है, ठीक है, वो हमने निकाली। तो ये हमारा इंटरप्रिटेटिव या इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन होता है, जहां पे हम बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं। तीसरा होता है आपका जजमेंटल लेवल। इस लेवल पे जो रीडर है वो समझता है टेक्स्ट को और जज करता है, इवेल्युएट करता है। तो यहाँ पे फैक्ट्स को ओपिनियन से अलग किया जाता है, ऑथर का बायस, उसका प्रोपेगेंडा समझा जाता है, मतलब कि उसकी वैलिडिटी, एक्यूरेसी और वो टेक्स्ट कितना फेयर है उसको पूरा इवेल्युएट करते हैं। एक इवेल्युएटिव जो रीडर है वो पूछता है कि वेदर द ऑथर ने जो भी जानकारी दी है वो सफिशिएंट है या नहीं है। फिर फाइनली होता है आपका अप्लाइड या क्रिएटिव कॉम्प्रिहेंशन, जो कि हाईएस्ट और मोस्ट एडवांस लेवल होता है। इसमें जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है टेक्स्ट को बियॉन्ड द पेज। जो रीडर है वो आइडियाज, इंसाइट्स लेता है, और बियॉन्ड द पेज मतलब समझ रहे हो कि टेक्स्ट को रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ देना और अपने आप से भी उसमें कुछ इंफॉर्मेशन वो जोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कर देना। तो क्रिएटिव कॉम्प्रिहेंशन जो 4th लेवल है वो इंटीग्रेशन का लेवल होता है, जो मोस्ट एडवांस्ड लेवल होता है, ठीक है, जहां पे क्रिएटिव आउटपुट्स भी निकल कर आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट हो जाता है व्हाई इज रीडिंग वर्ड बाय वर्ड प्रॉब्लमेटिक। तो जब हम वर्ड बाय वर्ड अगर पढ़ते हैं तो वो परेशानी क्रिएट करता है, क्योंकि वो नेचुरल वे से बाहर चला जाता है। हमारा जो दिमाग है वो लैंग्वेज को इस तरीके से प्रोसेस नहीं करता है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन को इम्पेयर करता है। जब आप एक एक वर्ड को पढ़ते हो तो ये फोकस करता है वर्ड की साउंड्स पे। बाय द टाइम जब आप एंड में पहुंच जाते हो तो आपका पीछे का सेंटेंस का पूरा मेमोरी आपका लॉस हो जाता है कि आपने पहले क्या पढ़ा था। तो ये क्या करता है, कंटेंट चंकिंग पे फोकस करता है। तो जो भी फ्लुएंट रीडर होगा वो कभी भी वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ेगा, बल्कि उनकी जो लाइंस है जल्दी जल्दी मूव करेंगी, लाइक इन द मिडल ऑफ द नाइट, अ सिंगल यूनिट ऑफ मीनिंग। ये एक सिंगल यूनिट है, तो वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना, इन द मिडल। आपको क्या करना होता है कि फ्रेगमेंटेड तरीके से नहीं पढ़ना होता, क्योंकि ये कंटेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा, वर्ड बाय वर्ड पढ़ने से कॉम्प्रिहेंशन पूरा इम्पेयर हो जाता है, हम भूल जाते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को नहीं समझ पाते, और मेंटल एक फैटीग की तरह हो जाता है। जो मतलब हमारी आईज हैं, अगर हम हर एक वर्ड पे पूरा आईज को ऐसे फोकस करेंगे तो आईज के एडजस्टमेंट में, मसल्स में इश्यूज आएंगे, मेंटल स्ट्रेन हो जाएगा, तो रैपिडली रीडर एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको हेडेक होगा, उसको बोरिंग फील होगा। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ रही हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द जनरल आइडिया जो भी अंदर सेंटेंसेस में लिखा हुआ है। अब मैं ऐसे तो नहीं पढ़ रही ना कि वर्ड बाय वर्ड रीडर्स almost always subvocalize, meaning they pronounce every single word in their head। तो इस तरीके से हम नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि उसको पूरा एक जनरल आइडिया समझते हैं। तो पहली चीज, वर्ड बाय वर्ड में क्या प्रॉब्लम आती है कि ये कॉम्प्रिहेंशन को इम्पेयर कर देता है। दूसरा, कंटेंट चंकिंग हो जाती है, यहाँ पे रैपिडली मेंटल फैटीग हो जाता है। उसके अलावा ये फ्रीक्वेंट सब वोकलाइजेशन की तरफ लेके जाता है, मतलब कि हम एक एक सिंगल वर्ड को फिर अपने दिमाग में भी मतलब बोल रहे होते हैं,
और अपने लिप्स को मूव कर रहे होते हैं। तो थिंक एंड टॉक की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है और रीडिंग की जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाती है, और फिर हमें री रीडिंग करनी पड़ती है क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आया और वहां पे री रीडिंग की रिक्वायरमेंट आ जाती है। फिर आपको 3 मेन स्टेजेस बताने हैं रीडिंग के, जिसमें सबसे पहले आपका प्री रीडिंग स्टेज होता है, जहाँ पे आप सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करते हो उस टेक्स्ट के लिए। मतलब आप स्किमिंग करते हो, टाइटल्स हेडिंग्स वगैरह देखते हो और फिर गैस लगाते हो कि किस बारे में हो सकता है ये टेक्स्ट। फिर खुद से सवाल पूछते हो कि मुझे इसके बारे में क्या पता है, आपका क्या पर्पस है उसको पढ़ने का। तो ये सारा आपका किसमें आता है, बिफोर रीडिंग द प्री रीडिंग स्टेज में आता है। फिर आता है आपका वाइल रीडिंग द स्टेज। तो यहाँ पे चंकिंग होता है, मतलब आप वर्ड्स को विजुअलाइज करते हो, अंडरलाइन करते हो मेन पॉइंट्स को, वोकैबुलरी को हाईलाइट करते हो, पॉज करते हो ओकेजनली। तो इफ अ पैसेज इज कंफ्यूजिंग द रीडर यूजेस रिपेयर स्ट्रेटेजीज का यूज करते हो आप। फिर आपका पोस्ट रीडिंग स्टेज हो गया, जहां पे आप इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करोगे, समराइज करोगे, इवेलुएट करोगे, डिस्कस एंड अप्लाई करोगे अपनी नॉलेज को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग में डिफरेंस बताना है। तो देखो, इंटेंसिव रीडिंग होती है डीप और डिटेल्ड रीडिंग, जहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हो, ग्रामर्स की रूल्स को डेसिफर कर रहे हो, नई वोकैबुलरी को समझ रहे हो। वहीं एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर जो गोल है बस एक जनरल कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना या अपने प्लेजर के लिए रीड करना होता है, तो वो आपका एक्सटेंसिव रीडिंग होता है, जहाँ पे आप लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल को पढ़ते हो, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हो। लेकिन इंटेंसिव रीडिंग में आपका मटेरियल हमेशा कम होता है, बट आप उसके अंदर जो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को समझते हो, नई वोकैबुलरी को समझते हो, ग्रामर के रूल्स को समझते हो। इंटेंसिव रीडिंग में शॉर्ट और कॉम्प्लेक्स आपके टेक्स्ट होते हैं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, कोई सिंगल पोयम हो गई, कोई एडिटोरियल आर्टिकल हो गया। वहीं एक्सटेंसिव रीडिंग में आप पूरी नॉवल, कॉमिक और या हम कह सकते हैं मैगजीन को पूरा पढ़ते हो। तो रीडर्स के बिहेवियर की बात करते हैं तो इंटेंसिव रीडिंग में जो रीडर है वो क्लोजली और स्लोली रिपीटेडली पढ़ता है, और वहीं एक्सटेंसिव में क्विकली वो पढ़ता है। जो वर्ड्स उसको अनफेमिलियर लगते हैं वो वहां रुकते नहीं है, बस उसका मीनिंग गेस करते हैं और आगे पढ़ते चले जाते हैं। आप नॉवल अगर पढ़ते हो तो उसकी रीडिंग आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, वहां पे आप वर्ड बाय वर्ड एक एक मीनिंग को थोड़ी समझने बैठ जाओगे। आप क्या करते हो कि एंटायर सेंटेंस का, एंटायर पैसेज का मतलब समझते हुए आगे बढ़ जाते हो। तो इंटेंसिव रीडिंग जनरली क्लासरूम में हमें देखने के लिए मिलती है, और एक्सटेंसिव आपकी इंडिपेंडेंट होती है, लर्नर चूजन होती है। मतलब कि जो भी मतलब हमारी इच्छा है, अगर मुझे कोई बुक पढ़नी है, मुझे कोई मैगजीन पढ़नी है, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग है, दैट इज वेरी इंडिपेंडेंट। बट इन अ क्लासरूम हम क्या देखते हैं कि स्टूडेंट्स की, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, वोकैबुलरी होती है, ग्रामर पॉइंट्स होते हैं, तो इंटेंसिव रीडिंग हमें क्लासरूम में देखने के लिए मिलती है, रियल वर्ल्ड में हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। फिर 3 मेजर प्री रीडिंग गाइडलाइंस हैं कि फॉर इंटरमीडिएट रीडर जो प्री रीडिंग स्टेज होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बिफोर रीडिंग द सेंटेंसेस एंड इंटरमीडिएट रीडर शुड स्कैन। वो क्या करेगा, पहले उसको पूरा स्कैन करेगा, 2-3 मिनट लगाएगा, टाइटल्स देखेगा, सब हेडिंग्स देखेगा। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रीडर है वो ओवरवेल्म फील नहीं करेगा किसी भी डेंस टेक्स्ट से, और उसको एक इमीडिएट सेंस मिलेगा। इंटरमीडिएट रीडिंग में कनेक्शंस बनाए जाते हैं, रीडर्स एक्टिवली अपने ब्रेन के प्रॉम्प्ट्स का यूज करता है, टाइटल को देखता है, मेन हेडिंग को देखता है, ब्रेन नई इंफॉर्मेशन को रिटेन कर लेता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके किस में आ जाते हैं, प्री रीडिंग गाइडलाइंस, जो कि एक रीडर फॉलो करता है अगर उसको रीडिंग करनी है। तो स्ट्रक्चर्स को समझना, यानी कि पूरे टेक्स्ट का सर्वे करना, अपनी प्रायर नॉलेज को एक्टिवेट करना, मतलब जो भी उसको पहले से पता है उस नॉलेज को न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ना, और फिर कुछ प्रिडिक्शंस करना, मतलब कि कोई उसका गोल होना चाहिए, किसी तरीके की पैसिव रीडिंग उसको नहीं करनी है। तो जो रीडर है एक स्पेसिफिक स्पेक्टेटर से अब क्या बन जाता है, एक एक्टिव सीकर बन जाता है आंसर्स का। जब आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को पढ़ते हो, आपका फोकस, आपकी स्पीड, आपका एंगेजमेंट सिग्निफिकेंटली क्या होता है, इम्प्रूव होता है। स्किमिंग और स्कैनिंग जो होते हैं आपके दो अलग अलग मतलब उसमें डिफरेंसेस बताना है। तो स्किमिंग का मतलब जब आप मेन आइडिया के लिए पढ़ रहे हो, मतलब कि स्किमिंग इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग योर आईज क्विकली ओवर अ टेक्स्ट, ताकि आपको एक जनरल उसका जिस्ट, एक ओवरव्यू मिल सके। तो स्किमिंग का मतलब है मेन थीम को समझना, ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझना। यू रीड द टाइटल, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लिया, तो ये स्किमिंग है, जहाँ पे आपको चैप्टर का प्रीव्यू मिल जाता है, टेक्स्ट को आप रिव्यू कर पाते हो और आप डिसाइड कर पाते हो कि क्या ये आपके लिए रेलेवेंट है भी या नहीं है। स्कैनिंग के अंदर आप एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढते हो, मतलब कोई पर्टिकुलर फैक्ट, नेम, डेट, नंबर अगर आप ढूंढ रहे हो
तो वो स्कैनिंग में आता है। सो यू कीप अ स्पेसिफिक इमेज, अपने दिमाग में आके आप एक इमेज क्रिएट करके रखते हो, बाकी की चीजों को आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो। तो आप इसे कब यूज करोगे, जब आप फोन में कोई नंबर ढूंढ रहे हो फोन बुक के अंदर, या ट्रेन का शेड्यूल देखते हो, या इंडेक्स का सर्च करते हो। टॉपिक अगर आप इंडेक्स को देख रहे हो तो किस चीज के बारे में है आपका टॉपिक, वो सब आप स्टडी करते हो। देखो ये सारे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स थे ना, ये आपके प्रीवियस ईयर के थे, और मैं आपको बता देती हूँ कि इनके जो चांसेस होते हैं ना एग्जाम के आने के, आपके 50-50 होते हैं। समटाइम्स हम क्या देखते हैं कि इग्नू के अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कभी कभी रिपीट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपने अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक अभी देख लिया है, तो उसके अलावा जो मैंने बीईजी एलए 138 के जो चैनल पे मेरे ओल्डर वीडियोस है ना, आप उन्हें जरूर देखो, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, डायलॉग राइटिंग के बारे में काफी कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि मैं आपको पुरानी जो मेरी प्लेलिस्ट है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो अब आप उसे कैसे देखोगे, क्या मेथड आपको यूज करना है, ध्यान से देखो। आप जाओ यूट्यूब पे, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, सर्च बार में लिख दो स्कॉलरली माइंड्स BEGLA 138। जब आप ये लिखोगे तो स्कॉलरली माइंड्स की पुरानी वीडियोस भी आ जाएंगी और नई भी आ जाएंगी। तो वहां से आप सारी वीडियोस को देख लो। और वैसे भी जो एग्जाम है वो कुछ डिफरेंट ही आएगा, क्योंकि देखो पैसेज हमें नहीं पता क्या आएगा, वो आपको वहीं पे सॉल्व करना है। तो बस आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, अपनी रीडिंग स्किल्स पे, वोकैबलरी पे, एंटोनिम सिनोनिम, कोई आपके पास पुरानी इंग्लिश की बुक हो तो वहां से आप थोड़ा वोकैबलरी के लिए पढ़ सकते हो। और डायलॉग राइटिंग आपको आता ही होगा, जैसे एग्जाम में डायलॉग राइटिंग के लिए आएगा तो उसके लिए वहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, तो उसमें से जो आपको इजी लगता हो क्वेश्चन वो आप करके आना, और थोड़ा सा लॉन्ग डायलॉग आप करके आना। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपके और भी सब्जेक्ट कोड्स हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करें। अदरवाइज हमारे चैनल पे काफी सारे ओल्डर वीडियोस भी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो और अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो।